ये कहानी भी मैंने खुद ही लिखी है, तो कहानी को पूरा सुनने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगती है और आपको किस तरह की हॉरर स्टोरी चाहिए, कौन से टॉपिक्स आपको ज्यादा पसंद है, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। तो मैं अगली कहानी उसी टॉपिक पर लिखने की कोशिश करूंगी। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह एक फ्रेंड्स ट्रिप के सारे लोग कनक घाट से डर रहे थे। आखिर उन लोगों ने क्या किया था जिससे वो कनक घाट से डर रहे थे, और क्या था इन दोस्तों का कसूर, क्यों ये लोग काल के षड्यंत्र में फंस गए, और जो मौत का षड्यंत्र रच रहा था वो आखिर था कौन, और क्यों वो इन दोस्तों के पीछे पड़ा था। रंजन और लखन कौन थे, किसने ली सब दोस्तों के मम्मी पापा की जान, क्या इस काल के षड्यंत्र को कोई खत्म कर पाएगा या नहीं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपनी कहानी की ओर चलते हैं। ध्रुव, समीर, रिया और तृप्ति, ये 4 दोस्त फ्रेंड्स ट्रिप कर रहे थे। गाड़ी समीर चला रहा था। गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी। तभी रिया कहती है, समीर, कनक घाट आने वाला है, पक्का कुछ होगा तो नहीं ना? पहले ही उस तांत्रिक ने हमें यहाँ आने से ना बोला था, और रंजन और लखन के साथ जो हुआ वो तो हम कभी भी भूल नहीं सकते। कहीं वो हमारे साथ भी तो नहीं हो जाएगा ना? इस बात पर समीर कहता है, कुछ नहीं होगा, तो ऐसे गंदे थॉट्स मत सोच, और मैं तो मेरे हिसाब से फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ ना। मैं तो यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम लोग कनक घाट पार कर ले। इसी बात पर फिर से रिया कहती है, समीर, जल्द से जल्द गांव से बस तू ये गाड़ी भगा ले। इसी बात पर ध्रुव और तृप्ति दोनों साथ में कहते हैं, रिया बोल तो सही रही है। अब समीर कार लेकर कनक घाट के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। अब चारों दोस्तों के सिर से पसीना आ रहा था। उन लोगों को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। अचानक से समीर को गाड़ी के आगे से सब कुछ दिखना ही बंद हो गया। उसे चक्कर आने लगे और उसका सिर पूरी तरीके से घूमने लगा। इस वजह से गाड़ी कंट्रोल में नहीं आ रही थी और सीधा एक पेड़ से जाकर टकरा गई और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अच्छी बात तो ये है कि चारों को ज्यादा चोटें नहीं आई थी। वो चारों गाड़ी से नीचे उतरते हैं। गाड़ी आगे से पूरी तरीके से टूट चुकी थी। ये सब देखकर तृप्ति कहती है, शिट, अब क्या होगा? जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लग रहा था वही हुआ। कनक घाट पर ही हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इसी बात पर समीर कहता है, पता नहीं कैसे अचानक से मुझे चक्कर आने लगे और मैंने अपना आपा खो दिया। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही एक गैराज है। गाड़ी को जैसे तैसे धक्का देकर गैराज तक ले जाते हैं, फिर आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है। फिर चारों दोस्त जैसे तैसे गाड़ी को धक्का देकर गैराज तक पहुंचते हैं। गैराज का ओनर इन चारों लोगों से कहता है, मैं अपने काम वालों को जल्दी से गाड़ी दे दूंगा और बोल दूंगा कि जल्दी से जल्दी इसे सही कर दे। लगभग 2 दिन बाद आप इस गैराज में वापस आ जाना, आपको आपकी गाड़ी सही होकर मिल जाएगी। इसी बात पर ध्रुव कहता है, चलो ठीक है, अब जल्द से जल्द इस गाड़ी को सही करवा देना। और ये वाक्य खत्म करते हुए ध्रुव चुप होता ही है। तभी समीर कहता है, आपको कहीं आसपास यहाँ रहने की कोई जगह पता है क्या? घाटी का इलाका है और अब हमारी कार भी खराब हो चुकी है, हमें तो इतना कुछ पता नहीं है आसपास का। इसी बात पर वो गैराज का ओनर कहता है, हाँ, सीधे सीधे ही थोड़ी सी दूर पर एक होटल है, आप वहां पर रुक सकते हो। ये सुनकर चारों दोस्त गैराज के ओनर को थैंक यू कहते हैं और वहां से होटल के लिए निकल जाते हैं। पहाड़ होने के कारण शाम 5 बजे के आसपास ही थोड़ा बहुत अंधेरा हो चुका था। अब चारों दोस्त बस सीधे सीधे चल रहे होते हैं। चलती चलती तृप्ति कहती है, कहीं हम उसके षड्यंत्र में तो नहीं फंस गए ना? इसी बात पर समीर कहता है, ऐसी बेकार की बातें मत करो तृप्ति, कुछ नहीं हुआ है, वो तो ऐसे ही गाड़ी खराब हो गई है। वैसे भी बस हम 2 दिन होटल रहकर फिर यहाँ से तो निकल ही जाएंगे। और अब तो ना ये सब फालतू बातें मत सोच, पहले से हम सबको यहाँ इतना डर लग रहा है। बस अब कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। उन्हें चलते चलते दूर एक बड़ा सा होटल दिखाई देता है। चारों दोस्त होटल के नजदीक चले जाते हैं। वो चलते चलते होटल के अंदर जाते हैं। वहां जाकर वो होटल में 2 दिन स्टे करने के लिए एक रूम बुक करते हैं। थोड़ी देर में वो चारों रूम के अंदर चले जाते हैं। रूम बहुत बड़ा था
और 4 लोगों के रहने के लिए तो परफेक्ट भी था। गाड़ी में सफर करने की वजह से वो लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे। वो लोग जाते ही थोड़ा खाना खाकर सो जाते हैं। करीबन रात 2 बजे रिया की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। बाकी तीनों फ्रेंड्स भी उठ जाते हैं। वो देखते हैं कि रिया दरवाजे के कोने पर नीचे बैठी हुई है और अपना मुंह छुपाते हुए रो रही थी। सारे फ्रेंड्स उसे देखकर डर जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं, रिया क्या हुआ? रिया रोते रोते ही उन्हें सब कुछ बताती है और कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं ऐसे ही कमरे में टहल रही थी। तभी अचानक से कमरे की लाइट चालू हो गई। मैं वापस से लाइट बंद करने के लिए जा ही रही थी, तभी मैंने कांच में देखा कि लाल कलर से कुछ लिखा था और उस पर लिखा था कि काल के षड्यंत्र में तुम्हारा स्वागत है। ये सुनकर समीर तुरंत भागते हुए रूम के शीशे की ओर देखता है, पर वहां पर कुछ भी नहीं होता। फिर समीर रिया से कहता है, वहां तो कुछ भी नहीं है रिया, ध्यान से देखो। ये सुनकर रिया डरते डरते फिर से शीशे की ओर देखती है, पर सच में अब वहां पर कुछ भी नहीं होता। समीर ये देखकर रिया से कहता है, रिया तुझे जरूर वहम हुआ होगा, अब तो इस बारे में ज्यादा मत सोच और सो जा। अब रिया भी डरते डरते जैसे तैसे सो जाती है और उस रात को काट लेती है। अब देखते ही देखते सुबह के 8 बज चुके होते हैं। अब समीर उठता है, ब्रश करता है और अपनी रूम की बालकनी की ओर बढ़ता है। वो बालकनी की खिड़की को खोलता है और बाहर के नजारे का लुत्फ उठाने लगता है। कनक घाट बहुत ज्यादा ही पहाड़ों के नजदीक और घाटियों के पास था। ठंड का मौसम भी था, इस वजह से रात को कनक घाट पर थोड़ी सी स्नोफॉल भी हुई थी। सुबह सुबह बहुत ज्यादा ठंड हो चुकी होती है। बालकनी से हरियाली और ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाते हुए समीर सोचता है, एक काम करता हूँ, मैं नीचे थोड़ी देर टहल के आ जाता हूँ। और समीर जैकेट पहनकर नीचे वॉक करने के लिए चला जाता है। समीर ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाते हुए चलते जा रहा था। समीर को भी नहीं पता चलता कि अब वो होटल से बहुत दूर चला गया था। चलते चलते उसके सामने कब्रिस्तान आता है। कब्रिस्तान को देखकर समीर को रियलाइज होता है कि वो तो होटल से बहुत ज्यादा दूर आ चुका है। फिर समीर कहता है, मैं इतनी दूर आ गया, मुझे खुद को भी पता नहीं चला। अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो एक काम करता हूँ, कब्रिस्तान में रंजन और लखन की कब्र के पास ही बैठकर आ जाता हूँ। कब्रिस्तान के थोड़ी दूर में एक बगीचा होता है। समीर बगीचे के पास जाता है और थोड़े बहुत फूल तोड़कर कब्रिस्तान के अंदर वापस आ जाता है। वो रंजन और लखन की कब्र के पास जाता है और फूल को दोनों की कब्र के ऊपर डाल देता है और हाथ जोड़कर उनकी कब्र के पास में बैठ जाता है। समीर अकेले में ऐसे कहने लगता है, रंजन और लखन हमें माफ करना, हमारी वजह से तुम दोनों की जान गई। और ये बोलते बोलते ही समीर चुप हो जाता है। समीर कुछ देर बैठा रहता है। तभी समीर अचानक से दूर 2 लोगों को खड़े हुए देखता है। समीर सोचता है, इस वक्त कब्रिस्तान में ये दोनों कौन है? बस यही देखने के लिए वो थोड़ा उन दोनों के पास जाता है। जैसे ही समीर उन दोनों का चेहरा देखता है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो दोनों रंजन और लखन थे। ये देखकर समीर बहुत जोर से चिल्लाकर वहां से भागने लगता है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो बस कब्रिस्तान के दरवाजे के पास पहुंच ही गया था, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो गया और कब्रिस्तान के पीछे से आवाज आने लगी, सिर्फ हम ही काल के षड्यंत्र की वजह से नहीं मरे, अब तुम भी इस काल के षड्यंत्र में मारे जाओगे। समीर ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डरने लग जाता है और अचानक से ही देखते रंजन और लखन की शक्ल पूरी तरीके से बदल जाती है और वो दोनों बहुत ज्यादा डरावने लगने लगते हैं। रंजन और लखन दोनों ही भागते हुए समीर के पास आने लगते हैं। समीर अब पूरी ताकत से कब्रिस्तान का दरवाजा खोलने में लगा हुआ था। अब बस रंजन और लखन समीर के पास पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी अचानक से जोरदार आवाज से कब्रिस्तान का दरवाजा खुल जाता है। समीर आप देखता है न ताव और सीधा वहां से बाहर भाग जाता है। वो डर के मारे बहुत ज्यादा तेज भाग रहा था। कुछ ही देर के अंदर अंदर ही वो होटल के नजदीक पहुंच जाता है और भागते भागते अब वो अपने कमरे के पास भी पहुंच जाता है।
कमरे के दरवाजे को देखकर वो वहीं 2 मिनट तक खड़ा रह जाता है। अब उसकी जान में जान आ चुकी थी। वो जल्दी से रूम को बाहर से खटखटाता है। रूम ध्रुव ने खोला। पीछे रिया और तृप्ति भी दरवाजे की ओर ही देख रहे थे। ध्रुव, रिया और तृप्ति समीर को देखकर एकदम से चौंक चुके थे। वो अचंभे में पड़ जाते हैं और अचानक से तृप्ति बहुत जोर से चिल्लाती है और समीर इन लोगों को देखकर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। समीर जल्दी से रूम के अंदर आता है और ध्रुव से पूछता है, क्या हुआ? तुम तीनों मुझे देखकर इस तरह चौंक क्यों रहे हो? इसी बात पर ध्रुव डरते डरते समीर से कहता है, तू अभी कहाँ गया था? तभी समीर कहता है, बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी, इसीलिए मैं टहलने के लिए चला गया था। तभी ध्रुव कहता है, जब हम लोग उठे थे तब हमने तुझे बाथरूम में जाते हुए देखा था और हम तीनों यहाँ रूम में बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी दरवाजा बजा और जब हमने दरवाजा खोला तब तू यहाँ खड़ा है, लेकिन हमने तो अपनी आंखों से तुझे बाथरूम में जाते हुए देखा था। इस बात पर समीर कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर अंदर बाथरूम में कौन है? ये सोचते हुए ध्रुव और समीर दोनों भागते हुए बाथरूम की ओर जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। बाथरूम का दरवाजा खुला था और बाथरूम के अंदर सारी चीजें नीचे गिरी हुई थी। पूरा बाथरूम अस्त व्यस्त हो चुका था। तृप्ति और रिया भी ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। ये सब होने के बाद तुरंत ही समीर ध्रुव, रिया और तृप्ति को समीर के साथ अभी अभी कब्रिस्तान में जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें बताता है कि किस तरह वो कब्रिस्तान गया और उसने रंजन और लखन की आत्मा को देखा। और ये वाक्य खत्म करते हुए समीर कहता है, मैं तो डरते डरते तुम्हारे पास आ ही रहा था तुम्हें यही सब बताने के लिए, पर यहाँ पर तो तुम्हारे साथ भी घटना घट चुकी है। और तभी चारों रिया के साथ हुई रात की घटना के बारे में भी सोचने लगते हैं। अब वो चारों समझ चुके थे कि हमारे साथ कुछ तो जरूर गड़बड़ हो रही है और जल्दी से चारों वैसे ही अपने रूम को खुला छोड़कर नीचे भागकर मैनेजर के पास जाते हैं और दूसरे रूम की चाबी मांगने लगते हैं। तभी मैनेजर कहता है, आपको ये रूम खाली क्यों करना है? इस पर समीर कहता है, हम ये सारी बात आपको बाद में बता देंगे, पर अभी बस हमारा रूम बदल दीजिए। इस बात पर जल्दी से मैनेजर जैसे तैसे करके एक नया रूम उनके लिए बुक कर देता है और चारों ही दोस्त अपना सारा सामान लेकर उस रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर ध्रुव मैनेजर को उनके साथ हुई सारी घटना के बारे में बता देता है। इस बात पर मैनेजर कहता है, मतलब आप जिस रूम में थे उस रूम में बाथरूम में चीजें इधर उधर गिर गई थी, वो भी अपने आप? इस बात पर ध्रुव हाँ कहता है। मैनेजर भी जाकर जब बाथरूम में चेक करता है तो वो कहता है, क्या बात कर रहे हो आप लोग सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ अपनी जगह पर ही तो पड़ा है। अब ध्रुव भी बाथरूम के अंदर जाकर देखता है, सारा सामान एकदम सही सलामत पड़ा था, कोई भी चीज इधर उधर नहीं हुई थी। ये सब देखकर ध्रुव बहुत ज्यादा डर जाता है और मैनेजर कहता है, देखिए अब तो मैंने आपका रूम भी बदल दिया है, अब आप घबराइए मत और उस रूम में आराम से रहिए। ये बोलकर मैनेजर उस रूम के दरवाजे पर चाबी लगा देता है और वहां से चला जाता है। ध्रुव अपने नए रूम में जाकर उन सारे दोस्तों को सारी बात बताता है कि बाथरूम में सारा सामान एकदम अच्छे से पड़ा है। ये सब सुनकर सारे फ्रेंड्स ध्रुव से कहते हैं, बस जल्दी से आज का दिन और कट जाए, कल तो हम लोग वैसे भी यहाँ से अपनी कार लेकर निकल जाएंगे। और जैसे तैसे वो सारे दोस्त उस दिन को भी काट लेते हैं और अब रात के 9 बजने को आते हैं। समीर, रिया, ध्रुव और तृप्ति चारों ही होटल के नीचे खाना खाने के लिए जाते हैं। जो चारों के साथ सुबह हुआ था उसके बाद से अभी तक उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो उन लोगों को लगा कि हो सकता है कि उस रूम में ही कुछ प्रॉब्लम होगी और कोई भी काल के षड्यंत्र में नहीं फंसा है। अब वो चारों खाना खाकर ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाते ही सबसे पहले ध्रुव गैराज के ओनर को फोन करता है और उसे कहता है, हमारी गाड़ी कब तक मिल जाएगी? तभी ओनर कहता है, सुबह तक आपको आपकी गाड़ी मिल जाएगी, मैं आपको फोन कर दूंगा। इस बात पर ध्रुव कहता है, ठीक है, और ध्रुव समीर से कह देता है, ओनर ने कहा है कि हमारी गाड़ी सुबह तक हमें सही सलामत मिल जाएगी। ये सुनकर समीर कहता है, चलो ठीक है, अच्छा ही है, जल्द से जल्द गाड़ी मिल जाए। और ये कहकर चारों सो जाते हैं। करीबन आधी रात को रिया दोबारा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तीनों दोस्त उसकी आवाज सुनकर उठ जाते हैं। अब वो तीनों दोस्त जो दृश्य देखते हैं उसके बाद उनके पैरों से
जमीन ही खिसक गई हो ऐसा लगता है, क्योंकि वो लोग एक खंडहर में सो रहे थे। वहां पर अब कोई होटल था ही नहीं, बल्कि एक टूटा फूटा सा सुनसान खंडहर था। वो एक खंडहर सी बिल्डिंग में सो रहे थे और तीनों ये सब देखकर जल्दी से खड़े हो जाते हैं और सामने देखते हैं तो रिया उनको बहुत अजीब तरीके से देख रही थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था, उसकी आंखें पूरी सफेद पड़ चुकी थी और वो उन लोगों को देखकर अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। और अचानक से वो वहां से बाहर भाग गई। ये देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर चुके थे और जैसे ही रिया वहां से भागती है, समीर, तृप्ति और ध्रुव उसके पीछे रिया रिया चिल्ला चिल्ला कर भागने लगते हैं। अब वो तीनों नीचे जा रहे थे, तभी उन तीनों को रियलाइज होता है कि वो तीनों ही टूटी फूटी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। अब वो होटल पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका था और अब तीनों को ये बात समझ आ गई थी कि ये होटल सच में एक खंडहर ही था और होटल के अंदर जो लोग थे, ये पूरा का पूरा होटल एक छलावा था और हम एक बार फिर से इस काल के षड्यंत्र में फंस चुके हैं और अब इस बार हम बच भी पाएंगे या नहीं, ये हम भी नहीं जानते। अब तीनों दोस्त बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं और वो रिया रिया चिल्ला चिल्ला कर रिया को ढूंढ रहे होते हैं। अचानक से उन्हें सबसे टॉप फ्लोर पर कुछ कुर्सियां हिलने की और घुंघरूओं की आवाजें आने लगती है। तीनों ही डरते डरते सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ रहे होते हैं। जैसे जैसे वो टॉप फ्लोर के करीब पहुंच रहे थे, उन्हें अजीब से गुर्राने की आवाजें आ रही थी और पायल और घुंघरू की आवाजें भी आ रही थी। अब तीनों दोस्त टॉप फ्लोर पर पहुंच चुके थे। टॉप फ्लोर पर एक कमरा था जिससे लाल रंग की रोशनी आ रही थी। वो उस कमरे के अंदर जाते हैं। उन तीनों को ही ये महसूस हो चुका था कि हो न हो इसी कमरे में रिया है और इसी कमरे से कुर्सी के हिलने की, गुर्राने की और पायलों की घुंघरू की आवाजें आ रही थी। अब वो तीनों थोड़ी हिम्मत करके उस कमरे के अंदर जाने लगते हैं। तभी उन्हें सामने एक अलमारी दिखाई देती है। उस अलमारी के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। वो तीनों अलमारी के बिल्कुल सामने खड़े हो चुके होते हैं। अचानक से अलमारी का दरवाजा जोर से खुलता है और बहुत जोर से चिल्लाती हुई रिया उनके सामने आ जाती है। रिया का पूरा हुलिया पूरी तरीके से बदल चुका था। वो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि रिया के अंदर किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। ये देखकर वो तीनों बहुत तेजी से वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते अचानक से तृप्ति के पैरों को जैसे कोई पकड़ लेता है और तृप्ति हवा में उड़ने लगती है और बहुत जोर से जैसे कोई तृप्ति को खींचता है और तृप्ति सीधा टॉप फ्लोर पर चली जाती है। तृप्ति को अपने आप उड़ता हुआ देखकर ध्रुव और समीर बहुत ज्यादा डर चुके थे। उन दोनों को ऐसा लगने लगा था कि उन दोनों ने रिया और तृप्ति को खो दिया है। अब उन दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे थे और जैसे तैसे वो दोनों वहां से भागने लगे। वो दोनों डरते डरते रोते हुए बस भागते जा रहे थे और नीचे ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच चुके होते हैं। तभी ऊपर से दो लोग नीचे गिरते हैं और वो दोनों रिया और तृप्ति ही होती है। तृप्ति बेहोश हो चुकी थी और रिया का पूरा शरीर पूरी तरीके से अकड़ चुका था। ध्रुव और समीर जैसे तैसे रिया और तृप्ति को अपने कंधे पर उठाकर उस खंडहर सी बिल्डिंग से निकल जाते हैं और सीधा हॉस्पिटल चले जाते हैं। अस्पताल पहुंचते ही दोनों को भर्ती कराया जाता है। रिया एक अलग कमरे में भर्ती होती है और तृप्ति एक अलग कमरे में होती है। ध्रुव और समीर दोनों हॉस्पिटल के बाहर बैठे रहते हैं। दोनों बहुत ज्यादा रो रहे थे और दोनों ही एक दूसरे से यही कह रहे थे कि हमें कनक घाट पर आना ही नहीं चाहिए था। हो न हो हम काल के षड्यंत्र में फंस चुके हैं। और यही वाक्या बार बार बोलते हुए वो दोनों रोए जा रहे थे। तृप्ति का ट्रीटमेंट तो ठीक से ही चल रहा था, पर जब रिया का ट्रीटमेंट शुरू किया गया तब डॉक्टर से रिया का ट्रीटमेंट हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि रिया एक जगह ढंग से सो ही नहीं रही थी। वो बस छटपटा रही थी और मुंह से बहुत तेज तेज आवाजें निकाल रही थी और कह रही थी, मैं उन लोगों को मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं, मैं उन्हें मार डालूंगी। और बस यही सारी बातें वो बार बार दोहराई जा रही थी। उसकी आवाज बिल्कुल भी लड़की जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आवाज बहुत ज्यादा भारी थी। जब डॉक्टर जैसे तैसे उसे इंजेक्शन लगाने ही जा रहे थे तब वो उन्हें इंजेक्शन लगवाने ही नहीं दे रही थी।
और बाजू में पड़े चाकू से अपनी ही चमड़ी को काट रही थी। और उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज थी, पूरे अस्पताल में उसकी आवाज गूंज रही थी। ध्रुव और समीर उसकी आवाज को सुनकर लगातार रोए जा रहे थे। डॉक्टर ने काफी प्रयास किया उसके ट्रीटमेंट करने का, लेकिन रिया का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। अचानक से रिया की सारी हड्डियां मुड़ गई, हड्डियों में से चटकने की आवाज आने लगी और उसका पूरा शरीर पूरी तरीके से अकड़ चुका था और अब वो दीवार को देखकर हंसती जा रही थी। जैसे तैसे करके नर्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी रिया ने 2 नर्सों को इतनी जोर से धक्का दिया कि दोनों ही बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई। अब उन नर्सों को जख्मी देखकर डॉक्टर ने रिया का ट्रीटमेंट वहीं रोक दिया और सबको उस कमरे से बाहर निकाल दिया। और डॉक्टर खुद भी उस कमरे से बाहर निकलकर कमरे को लॉक करके ध्रुव और समीर के पास जाकर कहने लगा कि हमें खुद भी नहीं पता चल रहा कि रिया को ऐसी क्या बीमारी हुई है। ये बहुत ही ज्यादा अजीब सी हरकतें कर रही है। हमसे ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इसने हमारी 2 नर्सों को भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है। मेरे हिसाब से आपको इसे कहीं और ले जाना पड़ेगा। तभी डॉक्टर धीरे से ध्रुव और समीर से कहता है, वैसे तो मैं इतना ज्यादा भूत प्रेत में नहीं मानता हूँ, पर मैं तुम्हें एक एग्जॉर्सिस्ट का नंबर दे सकता हूँ। क्या पता रिया के अंदर किसी प्रेत आत्मा का वास हो। क्या पता वो एग्जॉर्सिस्ट रिया के अंदर से उस प्रेत आत्मा को निकाल दे और उसके बाद शायद हम रिया का कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ध्रुव और समीर दोनों ने ही एक साथ में कहा, हाँ सर, अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर है तो हमें प्लीज जल्दी से दे दीजिए। डॉक्टर जल्दी से उन्हें एक एग्जॉर्सिस्ट का नंबर दे देता है। ध्रुव और समीर सबसे पहले तो रिया और तृप्ति के पेरेंट्स को फोन करते हैं। रिया और तृप्ति के मम्मी पापा 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही जल्द से जल्द उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और ध्रुव और समीर अपने मम्मी पापा को भी कॉल कर देते हैं और चारों के ही पेरेंट्स एक साथ में उस अस्पताल में आ जाते हैं। वो चारों अपने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता देते हैं और फिर ध्रुव और समीर दोनों ही रिया के पापा से कहते हैं, हम रिया का एग्जॉर्सिज्म आपसे पूछे बिना नहीं करवा सकते थे, इसीलिए हमने आप सब लोगों को यहाँ बुला लिया है। ये सब होने के बाद जैसे तैसे रिया के मम्मी पापा एग्जॉर्सिस्ट से बात करते हैं और रिया को वहाँ पर लेकर आते हैं। अब वो एग्जॉर्सिस्ट रिया को एक कमरे में बंद कर देता है और उस कमरे के अंदर उन चारों दोस्तों के मम्मी पापा भी आ जाते हैं, पर ध्रुव और समीर तृप्ति की वजह से हॉस्पिटल में ही रुके हुए थे। अचानक से ध्रुव के पास अपने ही पापा का कॉल आता है। वो कॉल पिकअप करता है। कॉल की दूसरी साइड से बहुत ज्यादा भारी आवाज आ रही होती है और वो आवाज कंटिन्यूअसली सिर्फ एक ही चीज बोल रही थी, मैंने सबको मार दिया। ये सुनकर ध्रुव और समीर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सीधा ही भागकर जहां एग्जॉर्सिज्म हो रहा था वहां पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर कमरे का दरवाजा खोलते हैं और वो देखते हैं कि उन चारों दोस्तों के मम्मी पापा और वो एग्जॉर्सिज्म करने वाला आदमी और उसकी मदद करने के लिए आए हुए उसके 2-3 साथी, उन सभी की लाश के ऊपर रिया बैठी हुई थी और उन सब का मांस खा रही थी और खून पी रही थी। वो जैसे ही समीर और ध्रुव को देखती है, उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अपने मम्मी पापा की लाशें देखकर ध्रुव और समीर जोर जोर से रोने लगते हैं और उनको रोता हुआ देखकर रिया बार बार अपने भारी स्वर में एक ही बात कह रही होती है, तो कैसा लगा मेरा षड्यंत्र? तुम सब अब पूरी तरीके से मेरे षड्यंत्र में फंस चुके हो और अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। अब तुम अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। ये बोलकर रिया जोर से चिल्लाती है और खड़ी हो जाती है। रिया के हाथ में एक चाकू होता है और वो सीधा भागकर ध्रुव की ओर आगे बढ़ने लगती है। तभी समीर ध्रुव को धक्का देकर साथ में खुद भी बाहर जाकर जल्दी से कमरे का दरवाजा लॉक कर देता है। अंदर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाजें आती है। थोड़ी देर बाद रिया कहती है, जहां तक तुम्हें भागना है भाग लो। आखिरकार तुम सब मेरे हाथों ही मरोगे। तुम लोगों ने मुझे बुलाया था और अब तुम मुझसे ही भाग रहे हो। तुम लोगों को मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अब अपनी रिया को भी भूल जाना। और फिर अचानक से रिया की और ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आती है और वो देखते हैं कि रिया की लाश उनके सामने पड़ी थी और कमरे में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, जहां तक भागना है
भाग लो, मैं जल्द से जल्द तुम सबको मार दूंगा। और ये सब देखकर ध्रुव और समीर भागकर वहां से बाहर आते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो समीर के फोन पर तृप्ति का कॉल आता है। जल्दी से समीर फोन उठाता है और रोते रोते तृप्ति को सब कुछ सुनाता है। तृप्ति जैसे ही ये सुनती है कि उसके मम्मी पापा की मौत हो चुकी है तो रोते रोते वो समीर और ध्रुव जहां पर है उनसे वहां की लोकेशन मांगती है और उनसे कहती है, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई थी, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे अभी डिस्चार्ज कर दिया है, तुम लोग वहीं पर रुकना, मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच रही हूँ। और ये बोलकर तृप्ति फोन कट कर देती है। अब तृप्ति समीर और ध्रुव के पास पहुंच चुकी थी और वो भागकर अपनी मम्मी पापा की लाश देखती है और जोर जोर से रोने लगती है। ध्रुव और समीर तृप्ति को चुप करवा रहे थे और उससे कह रहे थे, अब जो हो गया सो हो गया, अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से यहाँ से निकले, क्योंकि रिया भी मर चुकी है। ये सुनकर तृप्ति थोड़ा शांत हो जाती है। फिर तीनों सोचने लगते हैं कि किस तरह से हम इस काल के षड्यंत्र से बच पाएंगे। तभी समीर कहता है, हम उस तांत्रिक के पास फिर से जाते हैं ना, जिस तांत्रिक के पास हम पहले गए थे इस काल के षड्यंत्र से मुक्त होने के लिए। ये आइडिया तृप्ति और ध्रुव को अच्छा लगता है और वो तीनों ही अब उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। तीनों उस तांत्रिक के पास पहुंचकर जैसे ही उस तांत्रिक की गुफा में जाते हैं तो वहां पर उन्हें कोई तांत्रिक नहीं दिखता, बल्कि उसकी जगह कोई और ही तांत्रिक बैठा रहता है। जिस तांत्रिक को ढूंढने के लिए वो लोग आए थे उसका नाम भैरव था। फिर समीर उस दूसरे तांत्रिक के पास जाता है और पूछता है, भैरव तांत्रिक कहाँ मिलेंगे? इस बात पर वो तांत्रिक समीर को एक ही जवाब देता है, भैरव तांत्रिक मर चुके हैं, पता नहीं कैसे। एक दिन जब हम सब रात को सोकर उठे तो सुबह हमें वो रस्सी से लटके हुए मिले। उन्होंने फांसी खा ली थी, पता नहीं क्यों खाई, पर अब भैरव तांत्रिक जिंदा नहीं है। ये सुनकर उन तीनों को शौक लगता है। फिर वो तांत्रिक उनसे कहता है, तुम्हें क्या काम है? तब समीर उन्हें बताता है कि हम लोग काल के षड्यंत्र में फंस चुके हैं। इस बात पर वो तांत्रिक कहता है, हम सब एक जगह बैठते हैं और तुम हमें अब अपनी सारी कहानी बताना। उसके बाद वो तांत्रिक वहां बैठ जाता है और उस तांत्रिक के सामने वो तीनों दोस्त भी बैठ जाते हैं। और अब समीर उन्हें सारी कहानी बताना शुरू करता है कि किस तरह वो खुद ही काल के षड्यंत्र में फंस गए और कौन था जो सबकी मौत करवा रहा था। समीर अब बताना चालू करता है। ये बात आज से 5-6 साल पुरानी है। हम 6 दोस्त कैंपिंग करने गए थे। रंजन, लखन, रिया, तृप्ति, ध्रुव और समीर यानी कि मैं, हम 6 दोस्त मिलकर पहाड़ों पर कैंपिंग करने जा रहे थे। उस टाइम पर ठंडियों का मौसम था। हम लोग कैंपिंग करने के लिए कनक घाट पर गए थे। जिस दिन हम कैंपिंग करने के लिए कनक घाट पर आए थे तब कनक घाट पर रात हो चुकी थी। हम लोग बाहर कैंप फायर जलाकर पहाड़ों पर बैठ गए थे और बस उस ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहे थे। हम एक दूसरे से बातें करे जा रहे थे। तभी हमें दूर एक व्यक्ति एक हवन कुंड में राख डालता हुआ दिखाई दिया। फिर हम 6 दोस्त मिलकर उस आदमी के पास गए। पास जाकर रंजन ने उस आदमी से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उस आदमी ने कहा, मैं यहाँ प्रेत आत्माओं को बुलाने का प्रयास करता हूँ। इस बात पर लखन ने कहा, मतलब आप प्रेत आत्मा को बुला सकते हो? इस बात पर वो आदमी भारी स्वर में कहता है, हाँ मैं बुला सकता हूँ। तभी रिया ने कहा, तो हम भी यहाँ बैठते हैं, आप हमें कोई प्रेत आत्मा दिखा दो। इस बात पर मैंने, ध्रुव ने और तृप्ति ने भी हाँ भर दी और हम लोग वहीं पर बैठ गए। पर रंजन और लखन दोनों ही नहीं मान रहे थे। दोनों का कहना था कि ऐसे पहाड़ी इलाकों पर ऐसी चीजें करना सेफ नहीं है। इस बात पर हम चारों ने रंजन और लखन से कहा, तुम लोग इतना मत डरो, हम लोग तो वैसे भी एडवेंचर करने आए हैं ना, तो अच्छा है कुछ देखकर चले जाएंगे। रंजन और लखन को जैसे तैसे बहला फुसलाकर हम लोगों ने उन दोनों को भी वहां पर बिठा दिया और अब उस आदमी ने अपने भारी स्वर में कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वो आदमी मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक से गायब हो गया।
तब हम लोग सब यही सोचने लगे, ये अचानक गायब कैसे हो गया। उसको इस तरह गायब होते देखकर हम 6 लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। हम 6 के 6 दोस्त भागकर सीधा अपने कैंप पर आ गए और अब हम लोग बिना कुछ बोले बस सोने का प्रयास करने लगे। करीबन 10-15 मिनट बाद ही हमें बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। जब हम लोग बाहर गए तो हमें लखन की लाश मिली। उसे देखकर हम जोर जोर से रोने लगे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लखन कैसे मर गया। फिर अचानक से रंजन जोर जोर से चिल्लाने लगा और जहां हम लोग बैठे थे हवन कुंड के पास, रंजन वहीं भाग गया और सीधा उस हवन कुंड में कूद गया। और देखते ही देखते कुछ ही मिनट के अंदर वो पूरी तरीके से जल गया। अब लखन और रंजन की मौत को हमारे सामने देखकर हम इतना ज्यादा डर गए कि हम बस वहां से भागते ही रह गए। भागते भागते हम इतनी दूर आ गए कि हम एक गुफा के नजदीक पहुंच चुके थे। वहां पर कुछ अघोरी बैठे थे। उनमें से एक अघोरी बाहर निकला और उसने हम लोगों से पूछा, क्या हुआ, मुझे बताओ। हमने डरते डरते उन्हें सब कुछ बता दिया कि अभी अभी हमारे साथ क्या हुआ और किस तरह हमारे दोस्त रंजन और लखन की जान चली गई। फिर तभी वो अघोरी हम चारों को एक बड़े से पत्थर के पास में बिठाता है और खुद उस पत्थर के ऊपर जाकर बैठ जाता है और फिर कहता है, मुझे यहाँ लोग भैरव तांत्रिक के नाम से जानते हैं। जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, वो एक छलावा था। यहाँ रात को कनक घाट पर कोई नहीं आता जाता। मुझे लगता है तुम लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि रात में यहाँ अक्सर ऐसे छलावे होते हैं। जैसे तैसे बहला फुसलाकर वो लोगों को अपने पास बिठाता है, फिर उन पर किसी आत्मा या फिर किसी बहुत बड़े शैतान को छोड़ देता है। जो व्यक्ति तुम्हें मिला था ना, वो एक छलावा था और उसने तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा शैतान छोड़ दिया है। वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो तुम्हें मार कर ही खुद यहां से जाएगा। अगर तुम यहां से भाग भी गए तो वो एक षड्यंत्र रचेगा, एक छलावा बनाएगा, पर वो किसी न किसी तरह तुम सब लोगों को मार कर ही रहेगा। कनक घाट के लोग उस ताकतवर शैतान को काल के नाम से जानते हैं। पहले ही उसने तुम्हारे 2 दोस्तों को मार दिया है और अब वो तुम चारों की तलाश में तुम्हें ही ढूंढ रहा होगा। वो कोई षड्यंत्र रचेगा तुम्हें मारने के लिए। एक रास्ता है जिससे तुम उस षड्यंत्र से बच सकते हो। आज की पूरी रात तुम लोगों के लिए कयामत की रात होगी। आज पूरी रात मैं मंत्र पढ़ता रहूंगा और तुम्हें भी मेरे पास ही बैठे रहना है। फिर वो तांत्रिक काली राख से एक बड़ा सा सर्कल बना देता है और उसके अंदर वो खुद बैठ जाता है और उन चारों दोस्तों को भी वहां बिठा देता है। अब वो मंत्र शुरू ही करने वाला था, उससे पहले ही वो कहता है, कल वो तुम्हें बुलाने के लिए अपना षड्यंत्र रचेगा, पर याद रखना गलती से भी तुम इस सर्कल से बाहर मत निकलना, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। और इस बात को चारों दोस्तों ने ही हाँ में बोलकर मान लिया। फिर भैरव तांत्रिक ने अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। फिर समीर आगे कहता है, फिर सच में काल ने अपना षड्यंत्र रचा। हम लोगों को सर्कल से बाहर रंजन और लखन घूमते हुए दिखाई दे रहे थे और हमें कब से बुलाए जा रहे थे और कहे जा रहे थे कि हम दोनों नहीं मरे हैं, हम दोनों जिंदा हैं। चलो तुम चारों भी जल्दी से बाहर आ जाओ, हम इस कनक घाट से निकल जाएंगे। पर हम में से एक भी दोस्त उसके माया जाल में नहीं फंसता और जैसे तैसे करके सुबह हो जाती है और वो अघोरी भी अपने मंत्र पढ़ते पढ़ते अब चुप हो जाते हैं और कहते हैं, अब तुम जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर इस कनक घाट से बाहर निकल जाओ और याद रखना गलती से भी अब फिर से कनक घाट में वापस मत आना, क्योंकि इस बार अगर तुम आए तो वो फिर से अपना षड्यंत्र रचेगा और अब पता नहीं कि तुम बच भी पाओगे या नहीं, क्योंकि काल अगर किसी को भी मार दे तो उसकी आत्मा पर भी कब्जा कर लेता है
और वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। तो गलती से भी अब कनक घाट के पास से भी मत गुजरना और अब तुम जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। फिर आगे समीर कहता है, उसके बाद हम चारों अपने कैंप पर पहुंचे। अपना सारा सामान सब कुछ लेकर हम बस वहां से निकलने ही वाले थे, तभी हमें बाजू में रंजन और लखन की लाश मिली। हम चारों रोते रोते जल्दी से कब्रिस्तान में गए। वहां पर 2 कब्रों के अंदर उन दोनों की लाश को डालकर उनके ऊपर फूल चढ़ाकर उन दोनों की कब्र के ऊपर हाथ जोड़कर हम जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर कनक घाट से बाहर निकल गए। फिर वापस से समीर कहता है, हम चारों एक ही कंपनी में काम करते हैं और हम रिसर्च का काम करते हैं। और तभी हमारे बॉस ने कहा था कि कनक घाट से कुछ दूरी पर अलग अलग तरीके की सॉइल पाई जाती है और वो सॉइल में अलग अलग मिनरल्स भी होते हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और इससे कंपनी में हम चारों का नाम भी हो सकता था। इसीलिए हम चारों ने बॉस के कहने पर हाँ कह दिया। और हम कनक घाट पर तो नहीं आ रहे थे, हम तो कनक घाट से भी दूर जाने वाले थे, लेकिन उस काल के षड्यंत्र की वजह से अपने आप ही हमारी कार का कनक घाट पर एक्सीडेंट हो गया। और फिर जो हुआ वो तो आपको पता ही है। और इसीलिए ही हम भैरव तांत्रिक को ढूंढने आए थे, क्योंकि उन्होंने ही पहले आई हुई हमारी मुसीबत का हल किया था। तो हमने सोचा कि फिर से हम भैरव तांत्रिक के पास ही जाते हैं। और अब हम आपसे मिले और आपको हमने हमारी सारी कहानी बता दी। हम बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, प्लीज जल्द से जल्द इस काल के षड्यंत्र से हमें मुक्त कर दीजिए। इस बात पर वो तांत्रिक कहता है, मैं कुछ मंत्र पढ़ सकता हूँ, पर उसने तुम लोगों के ऊपर कब्जा कर लिया है और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर शैतान है और मेरे पास इतनी ज्यादा सिद्धियां नहीं है, तो शायद ही मैं तुम्हें इस काल के षड्यंत्र से मुक्त कर पाऊंगा, पर मैं कोशिश करता हूँ। और ये बोलते ही तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। अचानक से पता नहीं उस तांत्रिक को क्या होता है, वो बाजू में पड़े हुए चाकू को उठाता है और अपने गले के ऊपर 3-4 बार मारता है और वो तांत्रिक खुद ही अपनी जान ले लेता है। और जैसे ही वो तांत्रिक मरता है, उस तांत्रिक के अंदर से एक आवाज आती है, तुम नहीं बच पाओगे काल के षड्यंत्र से। और ये सुनकर वो सारे दोस्त वहां से जल्दी से भाग जाते हैं। जैसे ही वो गुफा के बाहर आने लगते हैं, वो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे अघोरियों की लाशें पड़ी होती है और एक अघोरी उनके पास में बैठकर रोए जा रहा था। वो तीनों वहां से भाग गए, लेकिन उस अघोरी ने उन तीनों को देख लिया और अब वो अघोरी भी उन तीनों के पीछे चला गया था। अब भागते भागते वो उसी खंडर सी बिल्डिंग के पास आ जाते हैं जहां उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कोई होटल हो। अब वो भागते भागते रुकने की भी कोशिश करते हैं, पर न जाने क्यों उनके पैर रुक ही नहीं रहे थे। वो भागते भागते ऊपर एकदम टॉप फ्लोर पर चले जाते हैं और उसी कमरे के सामने आकर रुकते हैं जहां सबसे पहले उन लोगों ने रिया के अंदर आत्मा को देखा था। और जैसे ही वो उस कमरे को देखते हैं तो उन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप इस कमरे तक कैसे पहुंच गए। अचानक से ध्रुव के फोन पर कॉल आता है। ध्रुव फोन उठाता है। वहां से गैराज का ओनर बोलता है, सर आपकी गाड़ी ठीक हो चुकी है, आप उसे लेने आ सकते हो। इस बात पर समीर ध्रुव से कहता है, तू जा जल्दी से गाड़ी लेकर आ, तृप्ति और मैं यही हैं। जैसे ही तुझे गाड़ी मिल जाए तुरंत ही हमें फोन कर देना। ये सुनकर ध्रुव गाड़ी लेने के लिए निकल जाता है और तृप्ति और समीर वहीं खड़े रह जाते हैं। तभी तृप्ति समीर से कहती है, इस कमरे में जो सामने अलमारी है उसमें क्या होगा, इस अलमारी को खोलकर देखो ना। इस बात पर समीर कहता है, नहीं नहीं, पहले से हम लोग काल के षड्यंत्र में फंस चुके हैं, अब मुझे कुछ नहीं खोलना, कुछ नहीं देखना, बस गाड़ी आ जाए और इस कनक घाट से बाहर निकल जाए। तभी इस बात पर तृप्ति कहती है, एक बार अलमारी का दरवाजा खोल तो लो, देख लो ना कि क्या है अंदर। फिर पता नहीं कैसे समीर भी उसकी बातों में हाँ कह देता है और अब धीरे धीरे उसके पैर भी अपने आप उस अलमारी के पास चलने लगते हैं। बस अब समीर अलमारी को खोलने ही वाला था, लेकिन तभी समीर के फोन पर ध्रुव का कॉल आता है। समीर फोन उठाता है और वहां से ध्रुव कहता है, समीर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जब मैं गैराज पहुंचा
तो यहाँ पर बहुत सारी पुलिस और लोगों की भीड़ थी। जब मैंने अंदर जाकर देखा, एक भी गैराज में काम करने वाला व्यक्ति जिंदा नहीं था। सबकी मौत हो चुकी थी और गैराज के ओनर की भी मौत हो चुकी थी और उसकी लाश बिल्कुल मेरे सामने थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा चौंक चुका था। जब मैंने देखा तो रास्ते के बाजू में हमारी गाड़ी रखी हुई थी। वो आगे से बिल्कुल सही सलामत दिख रही थी। तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं और मैं उस गाड़ी में बैठकर आ गया। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने जस्ट तुझे कॉल किया है। ये बात सुनकर समीर कहता है, रुको, जल्दी से तू उस गाड़ी को वहीं छोड़ दे, क्योंकि जिसने भी हमारी मदद की है वो भी उस षड्यंत्र से ही जुड़ा होगा। सबकी मौत हो चुकी है, गैराज के सारे इंसानों की, ओनर की मौत हो चुकी है और उन्होंने ही ये गाड़ी सही की है। क्या पता वो सब कुछ तेरे साथ भी हो जाए, तो जल्दी से उस गाड़ी को वहीं छोड़ दे। तभी ध्रुव कहता है, तू बात तो सही कह रहा है। और अचानक से समीर को फोन के अंदर से अजीब आवाजें आने लगती है और एक जोरदार कार ब्लास्ट होने की आवाज आती है और ध्रुव की चीख भी उस ब्लास्ट की आवाज के साथ समीर को सुनाई देती है। और ये सुनकर समीर पूरी तरीके से चौंक जाता है। अब समीर की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि समीर समझ चुका था कि ध्रुव जिस गाड़ी में था वो गाड़ी ब्लास्ट हो चुकी है और अब हमने ध्रुव को भी खो दिया है। अब समीर के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और फोन टूट जाता है। अब समीर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तभी पीछे से तृप्ति भारी स्वर में हंसते हुए समीर से कहती है, मेरा षड्यंत्र सफल होता जा रहा है और अब बस तू एक ही लास्ट बचा है। समीर चौंक कर पीछे देखता है। अब तृप्ति पूरी तरीके से एक शैतान का रूप ले चुकी थी। फिर वो शैतान कहता है, जरा अलमारी तो खोलो। और डर के मारे समीर जैसे ही अलमारी खोलता है तो अलमारी के अंदर से तृप्ति की लाश नीचे गिरती है। और तभी वो काल हंसकर कहता है, जब तुम रिया को इस कमरे में देखकर नीचे भाग रहे थे और अचानक से तृप्ति ऊपर चली आई थी, तो तृप्ति इसी कमरे में आई थी और रिया के द्वारा ही मैंने तृप्ति को मार दिया था। और जो तुम्हारे साथ तृप्ति थी वो तृप्ति थी ही नहीं, वो तो कब से मैं ही तुम्हारे साथ था। और फिर वो काल चुप हो जाता है और फिर से कहता है, अब काल का षड्यंत्र खत्म हुआ और अब वो शैतान बस समीर पर हमला करने ही वाला होता है। तभी पीछे से मंत्रोच्चारण की आवाज आने लगती है। समीर के ठीक पीछे ही एक तांत्रिक होता है और वो वही तांत्रिक होता है जो समीर, तृप्ति और ध्रुव के पीछे पीछे आ गया था। अब वो समीर का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर धक्का देता है और सिर्फ इतना ही कहता है, तुम बाहर खड़े रहो, अब मैं इससे लड़कर तुम्हें इस षड्यंत्र से मुक्त कर दूंगा। और फिर वो तांत्रिक दरवाजे को बंद कर देता है। अब अंदर काल और वो अघोरी जो एक तांत्रिक था, उनके बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अब कमरे के अंदर से बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही थी और समीर उस कमरे के बाहर ही खड़ा था। अंदर से काफी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, मंत्रोच्चारण की आवाज आ रही होती है। अचानक से एक बहुत ही भारी और जोर से चिल्लाने की आवाज आई और कुछ 2-3 मिनट के बाद ही उस तांत्रिक ने दरवाजा खोला और समीर को अंदर बुलाया। तभी समीर कहता है, क्या हुआ बाबा? इस बात पर वो तांत्रिक कहता है, तुम अब काल के षड्यंत्र से मुक्त हो चुके हो। समीर इस बात को सुनकर थोड़ा खुश होता है और उसकी जान में जान आ जाती है। तभी तांत्रिक मुस्कुराकर कहता है, अब तुम जल्दी से इस कनक घाट से बाहर निकल जाओ। इस बात पर समीर हाँ कहता है और उस तांत्रिक को प्रणाम करके उस कमरे से बाहर ही निकलने वाला होता है। तभी उसकी नजर ऊपर पड़ती है और पंखे के ऊपर उस तांत्रिक की लाश लटकती हुई उसे दिखाई देती है। ये देखकर समीर थोड़ा डर जाता है और वो दोबारा अपने सामने खड़े उस तांत्रिक को देखता है और तभी वो तांत्रिक पूरी तरीके से
उस काल का रूप ले चुका होता है और फिर वो कहता है, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और ये बोलकर वो शैतान इतनी जोर से चिल्लाता है और समीर के शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे खिड़की की ओर धक्का देता है। वो धक्का इतना तेज था और खिड़की भी कांच की थी, इसीलिए वो खिड़की समीर की वजह से टूट गई और समीर सीधा टॉप फ्लोर से नीचे आकर गिर गया। लेकिन समीर सिर्फ बेहोश हुआ था और अब वो काल भी वहां से गायब हो गया। कुछ ही देर बाद समीर की आंख खुलती है। समीर खड़ा होता है। अब समीर सीधे तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसे पूरे शरीर में बहुत ज्यादा चोटें आ चुकी थी। जगह जगह पर कांच उसके शरीर के अंदर घुस चुके थे। जैसे तैसे करके वो कनक घाट की सड़क तक पहुंचता है और वो लगातार बस भगवान का नाम लिए जा रहा था। फिर वो किसी टैक्सी को रोकने के बारे में सोचता है। अचानक से उसे ऐसा दिखाई देता है जैसे दूर से एक बाइक आ रही है। अभी भी वो लगातार भगवान का नाम लिए जा रहा था। अब वो बाइक वाला उसके पास आता है और कहता है, आप कौन हो और आपको इतनी ज्यादा चोटें कैसे आई? एक काम करता हूं, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूं। इस बात पर समीर कहता है, हॉस्पिटल तो मैं खुद भी चला जाऊंगा, बस आप मुझे इस कनक घाट से बाहर लेकर जाइए। उसके बाद बाइक वाला समीर से ज्यादा सवाल नहीं पूछता और समीर को बिठा लेता है। अब समीर उस बाइक वाले के साथ निकल जाता है। समीर को अब पूरी तरीके से लग चुका था कि बस कुछ ही देर में वो इस कनक घाट से बाहर निकल जाएगा और इस काल के षड्यंत्र से बच जाएगा। और उसके बाद समीर उस बाइक वाले को सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे वो लोग काल के षड्यंत्र में फंस गए थे। तभी वो बाइक वाला कहता है, मैंने तो सुना है कि काल के षड्यंत्र में जो भी फंसता है वो कभी भी बच नहीं पाता। और यही बोलते ही बोलते उस बाइक वाले की आवाज पूरी तरीके से बदल जाती है और वो शैतान जैसी आवाज में कहने लगता है, और इसीलिए अब तू भी नहीं बच पाएगा। और अब वो बाइक वाला अपनी गर्दन पूरी तरीके से घुमाकर समीर के सामने देखने लगता है। वो बाइक वाला और कोई नहीं बल्कि काल ही था। समीर उसे देखकर चलती बाइक से नीचे कूदने की पूरी कोशिश करता है, पर जैसे उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था, वो अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। फिर वो शैतान जोर जोर से हंसने लगता है और बस एक ही लाइन कहता है, मेरा षड्यंत्र पूरा हुआ। और देखते ही देखते वो बाइक खाई के अंदर चली जाती है और एक दर्द भरी चीख के साथ समीर की भी मौत हो जाती है। अब काल खड़े होकर बस समीर को देखते जा रहा था। जैसे ही समीर खाई में गिरता है और उसकी मौत होती है तो काल बस एक ही लाइन कहता है, काल का षड्यंत्र पूरा हुआ, और एक शैतानी हंसी देकर वहां से गायब हो जाता है। और अब वो काल किसी नए शिकार की तलाश करने लग जाता है। ये काल का षड्यंत्र तो खत्म हो गया, लेकिन उन सारे दोस्तों को और उनके घर वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी और उनसे जुड़े जितने भी लोग थे उन सब को भी मौत के घाट उतरना पड़ा। कुछ दिनों बाद एक फैमिली घूमने के लिए कनक घाट पर आती है और उन्हें पहाड़ों पर एक व्यक्ति हवन कुंड में राख डालते हुए दिखाई देता है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि काल का षड्यंत्र फिर से शुरू हो गया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ये स्टोरी भी मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से लिखी है। इस स्टोरी को मैं थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए स्टोरी में मुझे इतनी मेहनत लगी है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी मेहनत कैसी लगी और मेरी लिखी हुई कहानी आपको पसंद आई या नहीं। वैसे कमेंट पे अपने फेवरेट टॉपिक्स भी जरूर बताइए जिन पर आप हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप अपनी कुछ हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर आप अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मेरे बाकी वीडियोस भी जरूर देखिएगा और ऐसी ही और भी भूतिया, रहस्यमयी और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। ओके, बाय।